आप लोग सुनेंगे जो शीर्षक है, किताब देख रहे हैं चल सुबह की बात कर, वही रचना मैं सुना रही हूँ, गाकर सुनाऊंगी। चल सुबह की बात कर, चल सुबह की बात कर, चल सुबह की बात कर, चल सुबह की बात कर। वो हमारे आंसुओं से बार बार खेलता, वो हमारे आंसुओं से बार बार खेलता, हाथ पांव काट कर जमीन पर धकेलता, ढा रहा है मुद्दतों से हम सबों पे क्यों कहर। चल सुबह की बात कर, चल सुबह की बात कर। निकालना है आदमी को मजहबों के जाल से, निकालना है आदमी को मजहबों के जाल से। देश हिल गया है पूंजीवाद के दलाल से, देश हिल गया है पूंजीवाद के दलाल से। एक एक जोड़ कर खड़ी नई जमात कर, एक एक जोड़ कर खड़ी नई जमात कर। चल सुबह की बात कर, चल सुबह की बात कर। राजा जी तो आजकल हवा में सैर कर रहे, राजा जी तो आजकल हवा में सैर कर रहे। देश को वे लूट कर थैलियों में भर रहे। आफतें पड़ी यहाँ हमारी रोटी भात पर, चल सुबह की बात कर, चल सुबह की बात कर। अंधेरा हो गया बहुत सियासतों की स्याह से, अंधेरा हो गया बहुत सियासतों के स्याह से। जिंदगी तबाह है अंधेरी काली राह से, निकाल कोई आफताब रो न काली रात पर। चल सुबह की बात कर, चल सुबह की बात कर। साहित्यकारों के संगठन का नाम प्रगतिशील क्यों हो? उन्होंने कहा था कि साहित्यकार तो स्वाभाविक रूप से प्रगतिशील होते हैं, उनको अलग से इसके नामकरण की क्यों जरूरत पड़ रही। इस पर थोड़ा उन्होंने कहा था कि इसकी जरूरत नहीं थी। फिर उन्होंने कहा समाज का जो शोषित वर्ग है, वंचित वर्ग है, दलित वर्ग है, इसकी ओर साथी निरंजन जी ने भी इशारा किया। उस वर्ग को साहित्य में जगह मिलनी चाहिए, उस वर्ग की पीड़ा को साहित्य में जगह मिलनी चाहिए। और यह सब कुछ जो हो रहा था वह क्यों हो रहा था, इसकी ओर भाई अभिषेक कुंदन जी ने इशारा किया कि जो उस समय का वैश्विक परिदृश्य था, उस वैश्विक परिदृश्य के प्रभाव से भारत की राजनीति भी प्रभावित हो रही थी, तो भारत का साहित्य भी प्रभावित हो रहा था, भारत के लेखक भी प्रभावित हो रहे थे। प्रेमचंद उर्दू में उन्होंने लिखना शुरू किया, बाद में हिंदी में आए, और सही कहा कि प्रेमचंद की वैचारिकी लगातार प्रगतिशील होती चली गई। प्रेमचंद ने उसी भाषण में कहा था कि साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली मशाल। आज के प्रसंग की चर्चा करेंगे, आज साहित्य के उद्देश्य की जब हम चर्चा करते हैं, जब हम सब लोग प्रेमचंद को अपना आदर्श मानते हैं, तो हम अपने जीवन का मूल्यांकन, अपने साहित्य का मूल्यांकन करें कि हम प्रेमचंद की धारा को कितना आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं साहित्यकार चुप गए, ऐसा है नहीं पूरी तरह से सच। जिसको भी लगा उस सरकार को कि जो हमारे विचार को प्रभावित कर सकता है, उन तमाम लोगों को गिरफ्तार करना शुरू, और आज भी गिरफ्तारी जारी है। ऐसा नहीं है कि आज नहीं जारी।
आज भी सरकार का कोई चाल चेहरा चरित्र बदल गया है, ऐसा कुछ नहीं है। यह बात भी सही है कि बहुत सारे लोग इस दौर में भय से हो, आतंक से हो, प्रलोभन से हो या कुछ पाने की लालसा हो, इस उद्देश्य से बहुत सारे साहित्यकार अपने साहित्य की भाषा को बदलने में भी लगे हुए। यह भी उतना ही सच है, लेकिन सब वैसे हैं ऐसी बात भी नहीं। एक मजबूत धड़ा है साहित्य जगत में, जो आज के दौर में समाज के हाशिए पर पड़े लोग और इस सरकार के द्वारा, अगर हम कहते कुछ और हैं, लिखते कुछ और हैं और जीवन में करते कुछ और हैं, तो फिर हमारी बातों का कोई मायने नहीं रह जाता। आजकल सोशल मीडिया पर मैं कई बार कहता हूं कि सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का विस्फोट हो गया। तो ये जो विस्फोट है उसके दुष्प्रभाव भी हैं। इस परिस्थिति में हमको, अगर प्रेमचंद को हम सच में मानते हैं, तो प्रेमचंद की तरह हमको भी अपने जीवन, अपने रचना कर्म, अपने वचन सब में एकता बना करके रखनी पड़ेगी। तभी हम किसी के सामने अपनी बात कहेंगे तो वो महत्व और उसके लिए आदर्श की बात हो सकेगी। धन्यवाद। हमारे जनवादी लेखक संघ के क्रांतिकारी साथियों, थोड़ा और बौद्धिक रूपांतरण की ओर आगे बढ़ते चलें तो निश्चित रूप से प्रेमचंद को समझने में उनको भी मदद मिलेगी जो साहित्य के विद्यार्थी नहीं रहे, जो प्रेमचंद को उतना अधिक नहीं पढ़े, नहीं समझे। प्रेमचंद के साहित्य ने जो छाप छोड़ी है हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के जीवन में, सामाजिक जीवन में, वैसी छाप की जरूरत आज भी जिस समय वो लिख रहे थे तब भी थी और उनके जाने के बाद भी हुई, और आज जब उनके गए हुए लगभग 90 साल होने पर हैं या 88 साल हो गए तब भी हैं, और आगे 88 साल में भी रहेंगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। ये सौभाग्य भी है, दुर्भाग्य भी, कि प्रेमचंद की जरूरत आज भी सामाजिक जीवन में है, आज भी राष्ट्रीय जीवन में है। सौभाग्य इसलिए कि हम प्रेमचंद के उस चीज को समझकर, पढ़ करके हम उसका विकास कर सकते हैं साहित्य में। जैसा कि बिनताब ने कहा कि नए साहित्य या साहित्य की दिशा की तरफ हम बढ़ सकते हैं। और दुर्भाग्य यह कि प्रेमचंद ने जो सवाल उठाया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जमाना था, अंग्रेजों का जमाना था, प्रेमचंद कब लिखे थे? वो प्राचीन भारत में लिख रहे थे। हम अंग्रेजों के गुलाम थे, हमारा कोई डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं था, हम दास्ता के जंजीर में पूरा हिंदुस्तान जकड़ा हुआ था। भारतेंदु जिस समय राष्ट्रीय चेतना जिस तरीके से रख रहे थे वही अपने आप में बड़ी बात थी। उसी तरह उसका प्रभाव रहा प्रेमचंद की प्रारंभिक रचनाओं पर, और उन्होंने राष्ट्रवाद को उसी रूप में रखा जैसे तिलक रख रहे थे, जैसे गोखले रख रहे थे, कि हिंदू सभ्यता या हिंदू दर्शन या प्राचीन हिंदू सभ्यता से ये राष्ट्रीयता के लिए स्रोत खोज रहे थे, वहां से ये स्रोत और ताकत हासिल कर रहे थे। तो प्रेमचंद की प्रारंभिक रचनाओं पर राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की, मैंने पहले कहा कि वह औपनिवेशिक स्वाधीनता आंदोलन के समय की उपज थे और प्राचीन भारत की उपज थे।
कहा है, एक बड़ा सुक्ति है उनके बारे में, तीनों लेखक के बारे में, कि तोल्स्ताय जो थे सो रूसी किसानों के दर्पण था उनका साहित्य, और लुसुन का साहित्य चीन के आवाम के संघर्ष की धड़कन का साहित्य था, और प्रेमचंद का साहित्य, तीसरा नाम प्रेमचंद का ही आता है कि प्रेमचंद का साहित्य औपनिवेशिक दास्ता की जंजीरों को के खिलाफ उसको तोड़ने का, उस स्वाधीनता संघर्ष का दर्पण है। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के साहित्यिक पक्ष को हमारे फलक पर लाया और उससे प्रेरणा मिली। इसीलिए शुरू का जितना भी उपन्यास हुआ, खास करके 20 और 30 के दशक का उपन्यास आप पढ़िए, सेवा सदन पढ़िए, कर्मभूमि पढ़िए, रंगभूमि पढ़िए, जो पढ़िए उसमें राष्ट्रीयता, उसमें आदर्श भी है निश्चित रूप से, लेकिन यथार्थ भी है। आदर्शोन्मुखी यथार्थ कहिए या यथार्थोन्मुखी आदर्श कहिए, ये साहित्य के व्याकरण की चीज है। लेकिन ये दोनों चीजें, आदर्श भी है और है। कहानियों में तो आप देखेंगे तो सिर्फ आदर्श है, मानवीयता है, ह्यूमैनिटी है, मानवीय संवेदनाओं की तमाम कहानियां आपको मिलेगी, चाहे पंच परमेश्वर मिले। लेकिन तत्कालीन समय में और समाज को देखते हुए प्रेमचंद की लेखनी पर कोई भी विचार करेगा तो मुंह से निकलेगा कि कितनी क्रांतिकारी बात है। जहां राजा रानियों की कहानियां चल रही थी, जहां हमारा देश, हमारे पास कोई उपाय नहीं था, तो प्राचीन गाथाओं को, प्राचीन मिथकों को साहित्य में समेट करके हम अंग्रेजी साहित्य और संस्कृति या औपनिवेशिक साहित्य संस्कृति का मुकाबला कर रहे थे। उसके मेरे पास उपाय नहीं था। उसका बड़ा ही दुष्प्रभाव आगे आने वाले दिनों पर भी पड़ा, जहां छायावाद का डंका बज रहा था। छायावाद से इधर लिखने की हिम्मत बहुत कम को हो रही थी, नहीं हो रही थी। जहां उग्र राष्ट्रवाद भी फैल रहा था लिखने में, वहां पर मानवीय संवेदनाओं को अपनी कहानियों में इतना बड़ा स्थान देना, यह प्रेमचंद का निश्चित रूप से क्रांतिकारी कदम है। साहित्य का ऐसा सृजन करो कि मनुष्य की चेतना को झकझोरने का काम करे, उसको संवारने का काम करे। जो हमारे समाज का तकाजे हैं कि अभी हिंदू मुस्लिम एकता होना चाहिए, तो प्रेमचंद की रचना हिंदू मुस्लिम एकता की जमीन पर खड़ी थी। रचना में किसान की पीड़ा, किसान का बोध, किसान की चेतना, किसान पात्र, और किसान में भी जो नीचे तबके के किसान हैं, कुलक नहीं, कुलक भी है तो नायक की तरह नहीं है, खलनायक की तरह है, और किसान नायक की तरह है। तो ये रचना का विकास इसी कहते हैं साहित्यकार की। प्रेमचंद का जो साहित्य है, वह साहित्य इतना, सही कहा गया, चर्चा भी आई, इतना व्यापक और विस्तृत है कि कम समय में उसका मूल्यांकन या सम्यक मूल्यांकन संभव नहीं है। और जो साहित्य है, उस साहित्य के भीतर जीवन का जो विराट अनुभव है, विस्तृत अनुभव है, वह केंद्रीभूत है। अभिनंदन झा जी ने सबसे पहले जीवन में साहित्य का महत्व, यह लेख साहित्य का उद्देश्य एक पुस्तक है प्रेमचंद की, उसमें दूसरा लेख है, यानी जीवन में साहित्य का क्या मूल्य है, क्या महत्व है। और आज संगोष्ठी का जो विषय है, जिस पर यह संगोष्ठी केंद्रित है, कि साहित्य का उद्देश्य, साहित्य का क्या उद्देश्य, आखिर प्रेमचंद को इस निबंध की रचना करने के पीछे क्या उद्देश्य था, कि क्या प्रयोजन था। लेकिन यह निबंध लिखने के पहले अभिभाषण है। 1936 में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ का जब अधिवेशन हुआ था, उसके सभापति के रूप में अध्यक्षता उन्होंने की थी, और उसी का यह भाषण है। साहित्य का उद्देश्य मतलब यह कि साहित्य का सृजन किस रूप में पहले होता था और कैसा होना चाहिए, साहित्य का संबंध किससे जुड़ना चाहिए, वास्तविक संबंध, साहित्य का लगाव किससे हो,
अब तक जिस रूप में साहित्य लिखा जा रहा था, निश्चित रूप से वह साहित्य प्रेमचंद की दृष्टि में साहित्य के योग्य नहीं था, क्योंकि सिर्फ मनोरंजन साधना साहित्य का उद्देश्य नहीं हो सकता है। एक दौर चला कला के संदर्भ में कि कला को क्या होना चाहिए, कला के लिए या कला जीवन के लिए। बाद में यह भी आया कि कला का संबंध जीवन से भी हो और कला से भी हो। लेकिन प्रेमचंद की स्पष्ट अवधारणा है कि साहित्य का जुड़ाव, साहित्य का संबंध जीवन से हो। अगर जीवन से, समाज से उसका संबंध नहीं है तो वह साहित्य नहीं है, उसे पूरी तरह नकारते हैं। और वह जीवन क्या है, किस जीवन की बात करते हैं। साहित्य के उद्देश्य में बड़े विस्तार के साथ उन्होंने कई पहलुओं पर, कई पक्षों पर प्रकाश डाला है। सौंदर्य के संदर्भ में भी जो अवधारणा अब तक रही है, जो मानदंड थे, जो प्रतिमान थे, उसे भी खारिज किया प्रेमचंद ने स्पष्ट शब्दों में कि जिसे हम आज तक सौंदर्य मानते रहे हैं वह सौंदर्य नहीं है। जहां गरीबी है, बेचैनी है, व्याकुलता है, वहां भी सौंदर्य है। आप उसको देखें कि कैसे कोई श्रमिक, कैसे कोई मजदूर मेहनत करता है। असल जीवन का सौंदर्य वहां केंद्रित है। हमारी दृष्टि, साहित्यकारों का ध्यान वहां नहीं जाता है। वहां दृष्टि पहुंचाने की आवश्यकता है, तभी साहित्य सृजन की सार्थकता हो सकती है। तो जीवन से साहित्य को जोड़ने का अभिप्राय प्रेमचंद का यही था। अगर पहले अभी कुंदन जी ने भी चर्चा की, तिलस्मी अयारी, जासूसी, काल्पनिक और मनोरंजक कहानियां लिखी जाती थी, उपन्यास लिखे जाते थे, लेकिन वही साहित्य नहीं है। साहित्य का जुड़ाव, साहित्य का संबंध बड़े बड़े लोगों से था। बड़े लोगों का जो विलासतापूर्ण आरंभप्रद जीवन है वही साहित्य केंद्र में था। आप देखें, आधुनिक काल के पहले, प्रेमचंद के पूर्व जितने साहित्यकार हुए, उन्होंने किस प्रकार के साहित्य का सृजन किया, उनके पात्र कैसे रहे हैं। तो एक सामान्य जो व्यक्ति जो हाशिए पर है, जो अब तक चर्चा का विषय नहीं था, साहित्य केंद्र में नहीं था, उसे विषय प्रेमचंद ने बनाया और साहित्य में जगह देने के कारण। और सही बात यह है कि आज तक अभी भी देखें कि प्रेमचंद की जयंती, भगवान बाबू ने कहा, प्रेमचंद की जयंती जिस रूप में मनाई जाती है, हिंदी साहित्य का कोई दूसरा कवि या साहित्यकार नहीं है जिसकी जयंती इस रूप में मनाई जाती हो, इतनी व्यापकता के साथ। तो उसके पीछे भी वही है, जिस विषय का चयन किया और जो उनकी भाषा थी, जिस रूप में उसकी प्रस्तुति की, चाहे विद्वान पाठक हो या सामान्य पाठक हो, हर कोई प्रेमचंद के साहित्य को, मर्म को समझ सकता है। और जो शब्दावली है, शब्दों का जो चयन है, जो प्रयोग है, वह अनुभव से मिश्रित। सूक्ति की भी चर्चा आई है कि सूक्ति वाक्य, यह इस प्रकार का सृजन कौन कर सकता है जिसके पास विशाल अनुभव है, अनुभव की गहराई है, जीवन का कटु अनुभव है। अनुभूतिक जो सत्य है, उस सत्य को जो उजागर कर सकता है कम शब्दों में, वही सूक्ति का रूप धारण कर लेता है। अभी चर्चा हुई, ललित जी ने कहा कि आजकल के लेखक में वह साहस नहीं है। यह भी सही है कि प्रेमचंद भी डर गए थे। और सोजे वतन की भी अभी चर्चा हुई है। देशभक्ति से संबद्ध सोजे वतन की रचना उन्होंने की और अंग्रेजों ने कहा कि अगर मुगल काल में होते तो तुम्हारे दोनों हाथ काट लिए जाते। सच्चाई यह है कि प्रेमचंद डर गए और उन्होंने उस दिशा ही बदल दी। और बाद आप देखेंगे कि पूरा साहित्य, कम से कम हिंदी साहित्य की बात करें तो उस पूरे साहित्य में आक्रामक रुख नहीं है, विरोध का जो जोरदार तेवर होना चाहिए वह नहीं है, बल्कि सामान्य लहजे में, सामान्य ढंग से, बहुत महीने के साथ सामाजिक, प्रशासनिक या उस समय की व्यवस्था की जो समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं को उजागर करते हैं। और किसी एक पक्ष पर नहीं, बल्कि हमारी जितनी कमजोरियां हैं, सामाजिक कमजोरियां, उन सारी कमजोरियों पर, जिससे हमारा विकास अवरुद्ध होता है, अवरुद्ध होता रहा है और हम असंगठित है, ये भी बात है।
हम कमजोर हुए, उसके पीछे भी जो कारण है, तो एक एक जो विसंगति से लेकर जो अंधविश्वास है, एक एक पक्ष पर उन्होंने लिखा है और जमकर लिखा। समाज साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया, प्रेमचंद मानते भी हैं, और यह भी कहा गया कि सिर्फ दर्पण नहीं है, सिर्फ प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि समाज को एक नई दिशा देता है। यह भी सत्य है। तो नई दिशा देने का काम यदि साहित्य के माध्यम से नहीं हो तो स्वाभाविक है कि समाज का अस्तित्व जो है वह खतरे में पड़ सकता है। इसलिए साहित्य का उद्देश्य काफी व्यापक है और उस व्यापक दृष्टि से हमें आना होगा। और ये भी कई बार मैं भी व्यक्त इस बात को कर चुका हूं कि साहित्यकार हैं सच्चे मायने में वे पेशे से अलग है। मतलब जो प्राध्यापक हैं वे कम साहित्यकार हैं, बल्कि पेशे से अलग जो लोग हैं वे साहित्य की सेवा ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि उनमें स्वच्छंदता की बात है। वो स्वच्छंद रूप से बहुत सारी बातें कह सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन सबकी अपनी सीमाएं हैं और उन सीमाओं के कारण ही व्यक्ति ऐसा लगता है जैसे अपने आप को बांध लेता है, वह आगे बढ़ नहीं पाता है। तो साहित्य के उद्देश्य के संदर्भ में प्रेमचंद के उद्देश्य काफी व्यापक हैं, काफी विस्तार से उन्होंने लिखा है और एक एक पक्ष पर लिखा है। अंत में वो कहते भी हैं कि साहित्यकार का सबसे बड़ा फर्ज है कि वह सच्चाई को उद्घाटित करे और अनुभूतिक जो सत्य है उसको व्यक्त करे, साथ साथ हमारे इर्द गिर्द जो सामाजिक स्थिति है उस सामाजिक स्थिति पर वह व्यापक ढंग से विचार करे, ताकि लोगों की दृष्टि भी, देखिए साहित्य पढ़ने से साहित्य का बहुत बड़ा धर्म और कर्तव्य है कि इससे मानसिक परिमार्जन होता है। अगर सच्चे साहित्य का हम अध्ययन करेंगे तो अब तक जिस तथ्य पर, जिस विचार पर हमारी दृष्टि नहीं गई है उस पर हमारी दृष्टि होती है और हमारा मानसिक परिमार्जन होता है। हम मानसिक रूप से सभ्य होते हैं और जब मानसिक रूप से सभ्य होंगे तो इसका असर सिर्फ अपने आप पर ही नहीं बल्कि समाज पर भी पड़ता है। हमारी सोच अगर अच्छी होगी तो सामाजिक सोच भी बदलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ विलंब हो गया, बहुत बहुत। चल सुबह की बात कर, चल सुबह की बात कर, चल सुबह की बात कर, चल सुबह की बात कर। वो हमारे आंसुओं से बार बार खेलता, वो हमारे आंसुओं से बार बार खेलता, हाथ पांव काट कर जमीन पर धकेलता, ढा रहा है मुद्दतों से हम सबों पे क्यों कहर। चल सुबह की बात कर, चल सुबह की बात कर। निकालना है आदमी को मजहबों के जाल से, निकालना है आदमी को मजहबों के जाल से। देश हिल गया है पूंजीवाद के दलाल से, देश हिल गया है पूंजीवाद के दलाल से। एक एक जोड़ कर खरी नई जमात कर, एक एक जोड़ कर खरी नई जमात कर। चल सुबह की बात कर, चल सुबह की बात कर। राजा जी तो आजकल हवा में सैर कर रहे, राजा जी तो आजकल हवा में सैर कर रहे। देश को वे लूट कर थैलियों में भर रहे। आफतें पड़ी यहाँ हमारी रोटी भात पर, चल सुबह की बात कर, चल सुबह की बात कर। अंधेरा हो गया बहुत सियासतों की स्याह से, अंधेरा हो गया बहुत सियासतों के स्याह से। जिंदगी तबाह है अंधेरी काली राह से, निकाल कोई आप
आफताब रोना काली रात पर, चल सुबह की बात कर, चल सुबह की बात कर। धन्यवाद। जनवादी लेखक संघ इकाई बेगूसराय द्वारा प्रेमचंद जयंती समारोह बेगूसराय में मनाया जा रहा है। बेगूसराय के मूर्धन्य साहित्यकार यहाँ मौजूद हैं और प्रेमचंद की साहित्य की क्या है महत्व, आज के दौर में वर्तमान युग में क्यों जरूरत है उनकी साहित्य, इन पर गहरी रूप से विचार विमर्श किए गए और इतना बताया गया कि प्रेमचंद की साहित्य आज भी जरूरतमंद है, आज भी लाभप्रद है और उनकी साहित्य हथियार के रूप में मौजूद है और इस हथियार के बदौलत अपने देश को सही दिशा और निर्देश के रूप में आगे बढ़ा सकते हैं। तो यह है जनवादी लेखक संघ इकाई बेगूसराय का विचार विमर्श, मूर्धन्य बेगूसराय जिला के साहित्यकारों का विचार।